नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में हुई बैठक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा, एक बार देख लेते हैं। शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि नए साल पर पर्यटकों को असुविधा का सामना न करना पड़े, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था क्षेत्रों में पुलिस और यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने की बात भी कही है। अप्रिय घटना की स्थिति में अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखे जाने की बात की है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा की थी कि बीजेपी की सत्ता आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारा एक्ट बनकर तैयार है और इस पर संबंधित विभाग की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। आगामी जनवरी महीने में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 27 मई साल 2022 को कुछ समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति गठित की गई थी। इसी महीने जनवरी माह में जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। सर बुलडोजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के सदस्यों में हुई भेंट को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। क्या कुछ लिखा, एक बार देख लेते हैं। ये पोस्ट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों ने भेंट की है और मीडिया न केवल सरकार की योजनाओं, इनके जन प्रति जागरूकता बढ़ाती, बल्कि जनता की समस्याओं को भी और सुझाव को भी सरकार तक पहुंचाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड प्रेस क्लब सरकार की योजनाओं और नीतियों को नियमित रूप से आम जन तक पहुंचाने का काम भी करेगा। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी नगर 3 विधानसभा, जिसमें हल्द्वानी है, लाल कुआं और काला डूंगी है जो जुड़ा हुआ है और इसी कड़ी में नगर में कुल 60 वार्ड भी हैं। और पूरे संगठन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को ये टिकट दिया। सभी लोगों में उत्साह है, मैं भी प्रफुल्लित हूँ, उत्साहित हूँ। सारे प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाते हैं और हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी इस हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध करेगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, मुफीद है और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी के तौर पर ललित जोशी जी को उतारा है। सब एकजुट होकर इनको चुनाव भी लड़ाएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव जीतकर मेयर पद पे भी काबिज होंगे। साथ ही साथ 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है और एक प्रकार का मैं इसे राजनीति में अन्याय मानता हूं। एक अन्याय भी ये हुआ है। और काशीपुर में इस बार चुनावी मैदान पूरी तरह से गर्म है। मेयर पद के लिए मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, जहां त्रिकोणीय लड़ाई ने चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अपनी पार्टी की नीतियों और विकास के वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार अपनी मजबूत पकड़ और परंपरागत वोट बैंक पर भरोसा जता रहा है। वहीं तीसरी तरफ प्रवर्ती समाज से पूजा रावत ने मैदान में उतरकर बड़े दलों की रणनीति को चुनौती दी है और उनकी उम्मीदवारी न केवल प्रवर्ती समाज को एक नई दिशा ये दी है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल पेश की है। एक्चुअली में क्या है कि मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि पर्वतीय क्षेत्र से कोई दावेदार नहीं था
और जैसे कि काशीपुर में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सड़क से रिलेटेड है और पानी से रिलेटेड है, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे जल भराव बहुत जल्दी होता है। तो जो मेयर के जो भी काम होंगे वो मैं करने की कोशिश करूँगी सर। मैं सभी के लिए लड़ रही हूँ सर। और काशीपुर में नगर निगम के चुनाव को लेकर बसपा प्रत्याशी ने अपने नामांकन के साथ ही चुनावी जंग की शुरुआत कर दी है और इसी को लेकर प्रचार के दौरान उनके पति ने विकास के वादों की छड़ी लगा दी। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वार्ड में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकाला जाएगा और नशा माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान भी चलाया जाएगा। वार्ड नंबर 22 से बहुजन समाज पार्टी से किया है। हम अपने वार्ड के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। जो वार्ड की रुकी हुई समस्याएं हैं, जैसे मेन रोड की समस्या है, वो एक ज़माने से ठीक ही नहीं हो पा रही है। मेरी पहली प्राथमिकता उस रोड को बनवाने की रहेगी, उसका विकास करने की रहेगी। बाकी गलियों उत्तराखंड में निकायों के लिए नामांकन खत्म हो चुका है और अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 2 जनवरी को नाम वापसी है और 3 जनवरी को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे और इसी को लेकर निकाय चुनाव में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश मुख्यालय में की है। इस मीटिंग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनाव में रणनीति के लिए आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के कल 30 तारीख को सभी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन कर दिए गए। कल अंतिम दिन था। आज 31 तारीख को, कल 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और 2 तारीख को नाम वापसी का समय है। तो कई जगह कुछ नाराज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा नामांकन किए गए हैं। सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक नाम वापसी के दिन सभी लोग अपना जो अधिकृत नहीं है वो लोग नाम वापस लेंगे। और आज हमारी प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी की अध्यक्षता में होने जा रही है और उसमें चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हम अपने जो स्थानीय निकाय है इसकी पूरी रणनीति बनाएंगे। कैसे कैसे हमको घर घर संपर्क करके राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जहाँ जहाँ हमारे अध्यक्ष रहे हैं, मेयर रहे हैं, उन्होंने उस निकाय में क्या क्या काम किए हैं, उन सबको जन जन तक पहुँचाने की रणनीति हम कैसे बना सकते हैं, इस पर हम लोग एक प्लानिंग करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है। नामांकन के आखिरी दिन 532 नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के साथ 3,995 सभासद और सदस्य ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया, जबकि प्रदेश के सभी 100 निकायों के लिए 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कुल 6,496 नामांकन दाखिल किए गए हैं। नामांकन पूरा होने के बाद अब नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट तैयार की जाएगी और प्रत्याशी अपना नामांकन चुनाव प्रचार प्रसार भी वो इसके बाद कर सकेंगे। अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में मेयर पद पर 12 नामांकन हुए हैं, जबकि 60 वार्डों के लिए पार्षदों में 262 नामांकन किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने आज से सभी नामांकन पत्रों की जांच शुरू कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच 1 जनवरी तक होनी है और 2 जनवरी को नाम वापसी का समय है और 3 जनवरी से चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। और इसके अलावा हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में 3 वार्ड ऐसे हैं जिसमें केवल एक नामांकन पत्र दाखिल किया है। उन प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना भी लगभग तय है।
बधाई देता हूं और पूरे संगठन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को ये टिकट दिया। सभी लोगों में उत्साह है, मैं भी प्रफुल्लित हूं, उत्साहित हूं। सारे प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाते हैं और हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी इस हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध करेगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, मुफीद है और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी के तौर पर ललित जोशी जी को उतारा है। सब एकजुट होकर इनको चुनाव भी लड़ाएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव जीतकर मेयर पद पे भी काबिज होंगे। साथ ही साथ 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है और एक प्रकार का मैं इसे राजनीति में अन्याय मानता हूँ। एक अन्याय भी ये हुआ है थी और कल तक का 267 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपने फॉर्म जमा कराए हैं और 3 वार्ड हमारे ऐसे हैं जिसमें केवल 1 नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें वार्ड नंबर 42, 44 और 51 है जिसमें केवल 1 नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अभी स्क्रूटनी नाम निर्देशन पत्रों की जांच का काम जारी है और शाम तक संभवतः पूर्ण हो जाए। उसके बाद क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, नाम निर्देशन पत्र आज और कल जाँच की तिथि निर्धारित है और परसों नाम वापसी का दिन निर्धारित है। उसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा और जो विधिमान्य कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वार्ड में निर्विरोध भी चुने गए हैं? देखिए, अभी 3 वार्ड हैं जिसमें केवल 1 नॉमिनेशन आए हैं। अभी नाम वापसी में तिथि है, अभी अवशेष है, तो अभी किसी भी प्रकार का निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा नहीं की जा सकती। थैंक यू। कांग्रेस संगठन की ओर से पार्षद प्रत्याशी का टिकट ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर की सिफारिश पर उनके करीबियों को दे दिया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ चुके अनूप कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे और वहां के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने वार्ड नंबर 11 की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इसलिए वो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। 20 सालों से कांग्रेस के पक्के सिपाही, सच्चे सिपाही बनके चले। दो लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव, 2 नगर निगम चुनाव में हमारी भागीदारी पुरजोर रही है और क्षेत्र की जनता हमारे साथ रही है और जितना भी हमसे प्रयास हुआ उतना प्रयास करते हुए हमने कांग्रेस के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह काम किया। अब 2024 में जो भी नगर निगम चुनाव आए हैं उसमें कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया। मैं पिछली बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहा, मात्र 220 वोटों से मैं बीजेपी कैंडिडेट से पराजित हुआ था और अब की भी हमारी सीट आरक्षित थी, ना ही वो महिला सीट थी कि महिला रिजर्व आरक्षित सीट थी। मैंने अपना आवेदन किया, श्रीमती गोदावरी थापली जी हमारी नेता हैं मसूरी विधानसभा की, उन्होंने मेरे टिकट के लिए पुरजोर प्रयास किया। सब बड़े बड़े नेतागण हमारे कांग्रेस के जो हैं उन सबके आगे उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि ये डिज़र्विंग कैंडिडेट है। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं विजय कॉलोनी का निवासी हूँ। उन्होंने कहा इस बच्चे को टिकट दो, ये पूरी मेहनत से काम करता है। लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव में हर जगह पुतला दहन कार्यक्रम होता है, हम आते हैं। कोई भी कांग्रेस भवन में किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता है हमें बुलाया जाता है, हम लोग अपनी उपस्थिति रखते हैं। ऐसा हमने नहीं किया कि हम चुनाव हार गए तो हमने कांग्रेस भवन से अपना नाता तोड़ लिया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का माहौल सज चुका है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती से रखी है और उसी के चलते जिताऊ प्रत्याशी पर दांव भी खेला है। इसी के साथ ही आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग हुई है जिसमें आगामी दिनों में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि आज हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग हुई जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में किन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ड्यूटी कहां पर लगाई जाएगी, इस पर भी चर्चा हुई है। चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और उसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई और बैठक में निकाय चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन से लेकर के चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर के हर प्रकार का जो चुनाव प्रबंधन होता है उसको लेकर के व्यापक विचार विमर्श बैठक में प्रस्ताव रखे गए और आगामी चुनाव प्रचार को लेकर के, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की हर निकाय क्षेत्र से उनके प्रचार में आने के लिए डिमांड की गई है। इसको लेकर के भी तय किया गया कि अधिकतर बड़े नगर निगम क्षेत्रों में आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाएगा।
काशीपुर की चुनावी रणभूमि सज चुकी है। इस बार मैदान में 8 चुनावी योद्धा मैदान में हैं, जो अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली और कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप सहगल चर्चा का विषय बने हैं। जहां दीपक बाली अपने सशक्त संगठन और पार्टी आधार पर मजबूती के साथ खड़े हैं, तो वहीं संदीप सहगल अपनी सदी हुई रणनीति और जनता से जुड़ाव के बल पर इस मुकाबले में डटे हैं। दोनों में अपने अपने प्रचार अभियान को आक्रामक रूप दोनों ने तेज कर दिया है। नगर निगम काशीपुर के नगर प्रमुख के पद हेतु कुल 8 नामांकन हुए हैं और जिनकी आज जांच पूरी हो चुकी है। जांच में सभी नामांकन सही पाए गए और नाम वापसी का दिन जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है 2 जनवरी का निर्धारित है और 2 तारीख को कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो ले सकता है। तो 2 तारीख को नाम वापसी का दिन है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट जारी कर दिया, जिसमें मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। लेकिन इस दौरान प्रदेश के मैदानी जिलों की बात करें तो कोहरा देखने को मिल सकता है। खासकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों के जिलों में, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कुछ जगहों पर भी कोहरा देखने को मिल सकता है। देखिए, आज 31 तारीख है, तो अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क ही रहेगा। उसके बाद जो है 5 और 6 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है 5 और 6 जनवरी 2025 में। तो उससे पहले जो है मौसम ज़्यादातर स्थानों पर शुष्क रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जो अभी देख रहे हैं कि फॉग जो है वो जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर है, जिसमें मॉडरेट और जो है शैलो कैटेगरी का फॉग देखने को मिल रहा है, खास करके जो उधम सिंह नगर और क्या कहते हैं हरिद्वार जनपद है। हरिद्वार में एक माता पिता ने मिसाल पेश की है। पथरी क्षेत्र में रहने वाले दंपति ने अपनी 2.5 दिन की बच्ची के शव को रिसर्च के लिए दून मेडिकल कॉलेज सौंप दिया है, जिसके बाद परिवार की जमकर तारीफ हो रही है, जिसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता विकास खरे की रिपोर्ट देख लेते हैं। हरिद्वार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। आपको बता दें, पथरी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम नगर के रहने वाले राम मेहर सिंह की पत्नी नैन्सी ने 8 दिसंबर को एक बच्ची को जन्म दिया था, जहां बच्ची की हालत ठीक न होने पर डॉक्टर ने उसे सीसीयू में रखा। हालांकि 11 दिसंबर की सुबह बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिवार बच्ची के शव को घर वापस लाने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उसी वक्त तदीची देहरादून समिति से जुड़े लोगों ने उनसे संपर्क किया और बच्ची के देहदान के लिए उन्हें प्रेरित किया, जिसके बाद समिति और चिकित्सकों की बात से प्रभावित होकर राम मेहर सिंह और उसकी पत्नी ने बच्ची के देहदान करने का निर्णय लिया। सर, दान करना सर हम क्या बताएं, हमारी तो वाइफ हैं जिन्होंने 9 महीने बिटिया को पेट में रखा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था ये निर्णय लेना ना सर कि भाई, क्योंकि बिटिया को एकदम से डोनेट करना, समझना, क्योंकि उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बट लेकिन जिस चीज़ के बारे में उसे बताया गया कि भाई इस चीज़ से प्रेरणा ही मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर उसने किस तरह से आपने समझा कि भाई अगर इस पर रिसर्च होती है बॉडी पे तो ये दूसरे लोगों के बहुत काम आ सकता है, जी समाज जी में बहुत काम आ सकता है, तो कितनी उम्मीद आपको है इस चीज़ से? इस चीज़ से उम्मीद तो सर पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो उम्मीद बढ़ गई है हमारी, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ घर पे तो हम बहुत पछता से रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये छोटी सी न्यूज़ इतनी बड़ी हाहाकार मचाएगा ना, ठीक है नहीं सर। अब समझ में आता है कि हाँ जो किया ठीक किया, अच्छा किया, ताकि बच्चों को भी और बड़ों को भी इस चीज़ के बारे में सीख मिलेगी कि भाई अगर कोई ऐसे हादसे होते हैं तो अपने कुछ भी अंग शरीर का डोनेट करना ज़रूरी है, ताकि अब इसकी काफ़ी चर्चा भी इस बातचीत की हो रही है, तो आपको लगता है कि इससे लोगों को प्रेरित होना चाहिए, अगर किसी के साथ दुर्भाग्यवश इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसके लिए जागरूक होना चाहिए? जी सर ज़रूर होना चाहिए, बल्कि आदमी को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने देखा है न्यूज़ में कि
क्योंकि उसमें आए हैं 250 केसेस आ चुके हैं डोनेट करने वाले, क्योंकि अब पहला कदम हमने उठाया तो दूसरा बंदा उठाए तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो। इतने नवजात बच्चे के साथ कई बार होता है कि किसी बीमारी के साथ बच्चा पैदा होता है जी, पैदा होती मृत्यु हो जाती है, तो अगर छोटे बच्चे के साथ रिसर्च होगी तो ही पता चलेगा ना सर कि क्या उसमें प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी। तो ये देश का पहला मामला है जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को 2.5 दिन की बच्ची का देहदान किया गया। वहीं जब इतनी कम आयु के बच्चे के शव का दान किया गया तो देहदान की प्रक्रिया के दौरान समिति और चिकित्सकों ने नवजात बच्ची का नाम सरस्वती रखा। इसी के चलते सरस्वती के शव को म्यूजियम में रखा जाएगा। लेकिन बच्ची के देहदान के बाद राम मेहर सिंह और उसकी पत्नी अपने घर पहुंचे और काफी निराश है। हालांकि उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि उनके इस कदम से नवजात बच्चों की चिकित्सा में सहयोग मिलेगा। 2.5 दिन की बच्ची को अस्पताल को सौंप देना किसी माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हरिद्वार के रहने वाले राम मेहर सिंह और उनकी पत्नी ने एक सच्ची मिसाल पेश की है, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को रिसर्च के लिए देहदान दिया है। जनता टीवी, विकास करे, हरिद्वार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।